हेलो एवरीवन। आज के इंग्लिश लिटरेचर के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्री रेफ्लेक्स ब्रदरहुड मूवमेंट। प्री रेफ्लेक्स ब्रदरहुड मूवमेंट क्या है, कैसे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में आते हैं, ये मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। और प्री रेफ्लेक्स ब्रदरहुड मूवमेंट के जो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं, इनको कंप्लीट समझने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट जो कि यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, स्लेट एग्जाम, गेट एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, जिसमें केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस, अपने स्टेट लेवल इंग्लिश टीचर या असिस्टेंट प्रोफेसर या अपने बीए और एमए एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और इस वीडियो में जिन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपके कुछ इस तरह से हैं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्री रेफ्लेक्स ब्रदरहुड इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी इंग्लिश लिटरेचर में प्री रेफ्लेक्स ब्रदरहुड मूवमेंट क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है, क्या मीनिंग है। देन व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ प्री रेफ्लेक्स ब्रदरहुड, what are the important characteristic of pre-Raphaelite poetry, what are the characteristic of pre-Raphaelite painting, then what were the common aspiration of pre-Raphaelite brotherhood and who were the member of pre-Raphaelite brotherhood। तो इसके मेंबर कौन कौन से हैं ये भी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज प्री रेफ्लेक्स ब्रदरहुड। ये प्री रेफ्लेक्स ब्रदरहुड मूवमेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, जरा इसको देखते हैं। तो इसकी अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो ये प्री रेफ्लेक्स ब्रदरहुड जो है एक तरह का ग्रुप था आर्टिस्ट का, पोइट्स का और क्रिटिक्स का, जो कि एक तरह का काउंटर कल्चरल मूवमेंट जिन्होंने स्टार्ट किया था, जो कि विक्टोरियन आर्ट और उसकी जो राइटिंग थी उसको चेंज करने के लिए, उसमें रिफॉर्म लाने के लिए इन्होंने विक्टोरियन एरा में इस तरह का एक मूवमेंट स्टार्ट किया था। यानी इन्होंने उस समय बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हो रही थी जो कि इस ग्रुप के मेंबर जो थे उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो एक तरह का काउंटर कल्चरल मूवमेंट इन्होंने विक्टोरियन एरा में स्टार्ट किया, जो कि विक्टोरियन आर्ट और उसकी राइटिंग के अंदर रिफॉर्म लाना चाहते थे। इसके अलावा ये एक तरह का लिटरेरी मूवमेंट था जो कि एक तरह से जिसे रोमांटिज्म जो से खास तौर से उससे इन्फ्लुएंस था। तो रोमांटिज्म से इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने इस लिटरेरी मूवमेंट को स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। देन इसका जो मेन जो एम था वो क्या था, इट्स फंडामेंटल मिशन वाज टू प्यूरिफाई द आर्ट ऑफ इट्स टाइम बाय रिटर्निंग टू द एग्जांपल ऑफ मिडिवियल एंड द अर्ली रेनेसां पेंटिंग। यानी इनका एक ऐसा मिशन था कि उस समय के जो आर्ट थी उसके अंदर वो काफी तरह के चेंजेस लाना चाहते थे, और वो चाहते थे कि वो दोबारा से अपने एक मध्यकालीन समय में यानी मिडिवियल पीरियड्स के अंदर, और जो रेनेसां पीरियड पेंटिंग, रेनेसां के समय में जो पेंटिंग और आर्ट्स होती थी उसी के पीरियड में वो चले जाएं। यानी उसी तरह की पेंटिंग और आर्ट्स को वो इंस्पायर होके वो चाहते थे कि उस समय के विक्टोरियन एरा की जो आर्ट में जिस तरह से लोगों ने चेंजेस कर दिए थे उससे बिल्कुल भी वो खुश नहीं थे, और वो चाहते थे कि इस तरह का चेंजेस जो है होने चाहिए जिससे वो अपने मिडिवियल और रेनेसां पेंटिंग के समय में वो चले जाएं। अब बात आती है कि वो जो थे उस समय लोगों का खास तौर से जो लोगों का जो रहना तौर तरीका था जिसे वो मॉडर्न लाइफ कहते थे, वो बिल्कुल भी उससे खुश नहीं थे। सो दे रिवोल्ट अगेंस्ट द अगलीनेस ऑफ द मॉडर्न लाइफ एंड ड्रेसेस ऑल्सो। तो मॉडर्न लाइफ के नाम पर जो विक्टोरियन एरा में जो लोग और जो लेडीज जिस तरह के पहनावे को पहनती थी, उनका जो लाइफ स्टाइल था वो उसके अगेंस्ट में थे, और वो चाहते थे कि ये बिल्कुल पहले जैसा हो जाना चाहिए। तो जो पहला मूवमेंट हुआ था इस प्री रेफ्लेक्स ब्रदरहुड का वो बहुत छोटा था। पहला फेज जो था, द फर्स्ट फेज ऑफ द मूवमेंट वाज वेरी ब्रीफ। अभी मैं आपको बताऊंगा उस
फर्स्ट और सेकंड फेज के बारे में। एंड इसके अलावा उस समय एक कंट्रोवर्सी हुई पहले फेज के अंदर। ये कंट्रोवर्सी मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ सकती है। तो उस समय एक कंट्रोवर्सी हुई, और खास तौर से वो कंट्रोवर्सी हुई थी वो मिलास, यानी एक उस समय के पेंटर थे, उनकी एक पेंटिंग थी। उस पेंटिंग का नाम था क्राइस्ट इन द हाउस ऑफ हिज पेरेंट। उसको जो है चार्ल्स डिकन जो थे वो बड़ा क्रिश्चियन के अगेंस्ट मानते थे, मतलब उसे ब्लास्फेमी माना उन्होंने। सो द सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी आफ्टर द एग्जीबिशन ऑफ द मिलास पेंटिंग क्राइस्ट इन द हाउस ऑफ हिज पेरेंट्स वाज कंसीडर्ड एज अ ब्लास्फेमस बाय द चार्ल्स डिकन। तो मिलास ने एक पेंटिंग बनाई थी क्राइस्ट इन द हाउस ऑफ हिज पेरेंट्स, तो उसको उन्होंने क्रिश्चियन के अगेंस्ट माना, और क्रिश्चियन की जो टीचिंग थी उसके अगेंस्ट माना। किसने माना? चार्ल्स डिकन ने माना। तो वो जो कंट्रोवर्सी हुई थी, है ना, तो ये कंट्रोवर्सी किसने उठाई थी? चार्ल्स डिकन ने उठाई थी। किसकी पेंटिंग पे उठाई? मिलास की पेंटिंग पे उठाई थी। और किस पेंटिंग पे उठाई थी? क्राइस्ट इन द हाउस ऑफ हिज पेरेंट्स। इसलिए ये मैंने कंट्रोवर्सी के बारे में आपको मेंशन कर दिया, क्योंकि आपके एग्जाम में ये आ चुका है। देन ऑल्सो अ सेकेंड फेज लेड बाय द डांटे गैब्रियल रोसेटी। जो डांटे गैब्रियल रोसेटी ने इसका सेकेंड फेज स्टार्ट किया था इस प्री रेफ्लेक्स ब्रदरहुड मूवमेंट का। अब इस प्री रेफ्लेक्स ब्रदरहुड मूवमेंट में काफी नॉवेलिस्ट थे, काफी आर्टिस्ट थे, और इन नॉवेलिस्ट और आर्टिस्ट जो थे ये इंस्पायर हुए उस समय के ब्रदरहुड मेंबर से। और ये खास तौर से लेट 19th सेंचुरी तक और अर्ली 20th सेंचुरी तक बहुत सारे नॉवेलिस्ट और आर्टिस्ट इनसे इंस्पायर होके लोगों ने इनके वर्क को अपने वर्क में शामिल किया, स्टार्ट किया। अब प्री रेफ्लेक्स मेंबर जो थे खास तौर से, वैसे तो इसका जो प्री रेफ्लेक्स ब्रदरहुड मूवमेंट था ये 1853 में खत्म हो गया था, बट स्टिल बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इस ग्रुप से कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में एसोसिएट रहे 1870s तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्री रेफ्लेक्स मेंबर एसोसिएट विद द एस्थेटिक एंड द डिकेडेड मूवमेंट दैट एमर्ज एज अर्ली एज द 1870s। यानी कुछ 1870 में कुछ मूवमेंट और स्टार्ट हुए जो कि इस प्री रेफ्लेक्स ब्रदरहुड मूवमेंट से ही इंस्पायर होके हुए थे। अब बात आती है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ प्री रेफ्लेक्स ब्रदरहुड। ये प्री रेफ्लेक्स ब्रदरहुड का जो ओरिजिन है वो क्या है? तो प्री रेफ्लेक्स ब्रदरहुड का जो मूवमेंट का जो ओरिजिन है, ये जो ग्रुप था ये इट वॉज लेड बाय द जॉन एवरेट मिलास, जिनकी पेंटिंग के बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो जॉन एवरेट मिलास, डांटे गैब्रियल रोसेटी, विलियम हॉलमैन हंट इन द 1848। तो 1848 में ये ग्रुप जो स्टार्ट हुआ था, और वो जो थे उनकी जो पीरियोडिकल यानी उनकी जो एक मैगजीन थी उसका नाम था द जर्म, जो कि 1850 में निकली थी। इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो उसके बारे में द जर्म जो कि 1850 में निकली थी वो उनकी पीरियोडिकल थी, उनकी मैगजीन थी ये। और ये जो मूवमेंट था खास तौर से इन्फ्लुएंस था, यानी जिनकी टीचिंग के ऊपर ये इन्फ्लुएंस था, उसका नाम था जॉन रस्किन। तो जॉन रस्किन की टीचिंग पर ये प्री रेफ्लेक्स ब्रदरहुड मूवमेंट जो है काफी इंस्पायर होके बना था। और ये ग्रुप जो था, मैं खास तौर से इन लोगों का जो ग्रुप था, ऑल्दो ये ग्रुप जो था वो ब्रेक हो गया 1853 में, बट इनकी टीचिंग, इनसे काफी लोग इंस्पायर होते रहे लेट 19th सेंचुरी तक और इवन अर्ली 20th सेंचुरी तक। और वो जो इंस्पिरेशन थी इन लोगों के ग्रुप से उनको मिली। अब कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं प्री रेफ्लेक्स पोइट्री के। देखिए, पोइट्री और पेंटिंग दोनों के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो कि मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से हैं, जरा मेंशन करते हैं। सो द पोइट्री के कुछ फीचर्स हैं जो कि खास तौर से प्री रेफ्लेक्स ब्रदरहुड मूवमेंट में जो पोइट्री हुई वो किस तरह की पोइट्री हुई। जो उस समय के जो पोइट्स थे, दे फोकस ऑन द ग्लोरिफिकेशन ऑफ आर्ट एंड एस्केप फ्रॉम द डार्कनेस। मतलब उनका ये कहना था कि विक्टोरिया एरा के अंदर बहुत सारा ऐसा नॉवल प्रेजेंट हुआ जो कि खास तौर से उस समय की जो गरीबी थी, डार्कनेस था, मतलब उसको शो करता था अपने नॉवेल्स के अंदर। तो उनका मतलब ये था कि वो जो है पोइट्री को अपने दोबारा से रेनेसां पीरियड में लेकर आए, और वो जो था आर्ट को और पोइट्री को बड़ा ग्लोरीफाई करके प्रेजेंट करते थे अपनी उस समय की
सोसाइटी के अंदर। तो द अगलीनेस ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी ऑल्सो, तो जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है, जो उसका अगलीनेस है, वो जो है उसको एक तरह से प्रेजेंट करना दुनिया के सामने, शो करना। तो द कंटिन्यूशन ऑफ द रोमांटिक पोइट्री, तो मैंने बताया ना आपको पहले, अगर आपने रोमांटिसिज्म के बारे में देखा नहीं है तो रोमांटिसिज्म लेक्चर को मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो ये रोमांटिक पोइट्री को एक तरह से दोबारा से लेके आना चाहते थे, और ये एक तरह का वो स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते थे उस समय की सोसाइटी को कि हमें पोइट्री को दोबारा से उस समय में लेके आ जाना है जहां से पोइट्री स्टार्ट हुई थी। सो इट गिव अस, these people gives a very strong conception of scenes and the situation also। और खास तौर से अपनी पोइट्री के अंदर बहुत ही एक तरह के सिंबॉलिज्म, इमेजरी काइंड ऑफ थिंग्स को ये यूज करते थे, जिनका मीनिंग जो था वो क्वाइट डिफरेंट हो जाता था। बहुत टफ तरह की पोइट्री होती थी ये, जिसे समझ पाना एक आम आदमी की बस की होता नहीं था उस समय। तो दे प्रिसाइज डिलिनेशन, लैविश इमेजरी एंड मेटाफर, खासतौर से मेटाफर का अपनी पोइट्री में ये बहुत यूज करते थे। स्टूडेंट्स, इंग्लिश लिटरेचर के कोर्स हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें यूजीसी नेट एग्जाम कोर्स, सेट एग्जाम कोर्स, टीजीटी पीजीटी कोर्स, जिसमें केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्स और आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के कोर्स अवेलेबल हैं। तो इन कोर्सेज के अंदर एंट्रेंस के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। अब बात आती है कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि प्री रैफलाइट पेंटिंग के हैं, तो उनको जरा मैं आपको मेंशन करता हूं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्री रैफलाइट पेंटिंग। तो इसकी पेंटिंग के फीचर की बात करें, टू पेंट विद अ प्योर कलर ओवर अ ब्रिलियंट व्हाइट ग्राउंड। तो खास तौर से जो व्हाइट ग्राउंड, व्हाइट कलर के बैकग्राउंड के ऊपर ये जो थे, ये प्योर कलर का यूज करते थे, खासतौर से कॉम्बिनेशन नहीं, प्योर कलर का यूज करते थे। द प्रिसाइज अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन नेचर, तो नेचर के अंदर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, मतलब कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट को ये प्रेजेंट करते थे, उसकी लोकेशन, उसकी जो अपीयरेंस थी वो बड़ी प्रिसाइज हुआ करती थी उस तरह की पेंटिंग में। और जो विटिलिटी एंड फ्रेशनेस ऑफ द विजन, तो आपको इसके अंदर जो सीन दिखेंगे वो बड़ी नेचर के अंदर, मतलब उनकी जो फ्रेशनेस है, उनका जो देखने का तरीका है, उनका जो विजन है, वो बहुत ही डायनामिक और फ्रेश लगता है, देखने को मिलेगा अगर आपको इनकी पेंटिंग को देखेंगे। तो ये कुछ फीचर थे। अब बात आती है इनके कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पिरेशन हैं। तो कॉमन एस्पिरेशन है जो कि प्री रैफलाइट ब्रदरहुड मूवमेंट में देखने को मिलते हैं, यानी जो उस समय के जिन चीजों से ये लोग इंस्पायर हुए, कॉमन एस्पिरेशन क्या है प्री रैफलाइट ब्रदरहुड मूवमेंट के, इनको भी देख लेते हैं। तो कॉमन एस्पिरेशन है फिडिलिटी टू द नेचर, यानी नेचर की तरफ झुकाव हो जाना। देन डिटेल ऑब्जर्वेशन ऑफ द फ्लोरा, जो आसपास का जो एनवायरनमेंट होता था उस समय का, जो मतलब एक तरह का जो नेचर का जो उसका ऑब्जर्वेशन है बहुत ही माइन्यूट लेवल पर, बहुत डिटेल लेवल पर प्रेजेंट किया जाता था पेंटिंग के अंदर। साथ में मोरल सीरियसनेस, यानी आदमी को मोरलिटी के प्रति कैसे सीरियस हो सकता है, उसके बारे में काफ़ी बातें बताई गई हैं। देन रिलीजियस थीम, जो रिलीजियस थीम होते हैं, रिलीजन के बारे में काफ़ी वर्क किया इन लोगों ने, और उसको ये रिलीजन को काफ़ी एक तरह से दोबारा से प्योरनेस के बारे में बोलते थे। सिंबॉलिक मिस्टिकल आइकोनोग्राफी, यानी सिंबल्स का, मेटाफर का वॉज यूज करते थे। तो दीज आर सम ऑफ द कॉमन एस्पिरेशन। अब बात आती है कि वो आर द मेंबर ऑफ प्री रैफलाइट ब्रदरहुड, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट मेंबर थे प्री रैफलाइट ब्रदरहुड के, क्योंकि एग्जाम में इनके मेंबर के नाम भी आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इन मेंबर के नाम जरूर पढ़ के रखिएगा, एग्जाम में जरूर आएंगे। तो कुछ मेंबर्स हैं, जरा मैं उनके नाम बताता हूँ, और इंपॉर्टेंट मेंबर के ही नाम बता रहा हूँ, जिसमें जेम्स कॉलिंसन जो कि एक पेंटर थे, देन विलियम हॉलमैन हंट जो पेंटर हैं थे, जॉन एवरेट मिलिस जिनका जो अगेन एक पेंटर थे, जिनकी जो पेंटिंग थी उसके ऊपर चार्ल्स डिकन ने कमेंट भी किया था। देन डांटे गैब्रियल रोजेटी जो कि पेंटर थे, पोइट भी थे, विलियम माइकल रोजेटी जो कि क्रिटिक्स थे एक, देन फ्रेडरिक जॉर्ज स्टीफन्स जो कि एक क्रिटिक थे, एंड
थॉमस वुलनर जो कि स्कल्पचर थे और पोइट थे। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द प्री रेफ्लेक्ट ब्रदरहुड मूवमेंट, और ये इनके मेंबरों के नाम जो है आप जरूर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट। और बहुत सारे जो भी क्वेश्चन है आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, और साथ में या फिर यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली उन सबके रिप्लाई मैं आपको दूंगा। और हमारे कोर्सेज में एनरोल के लिए, कोर्सेज में इंक्वायरी के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट। और बहुत सारे टॉपिक के क्वेश्चन जो हैं मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं आगे के वीडियोस के अंदर। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू।